हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था प्रतिरोध के बारे में। यानी प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, प्रतिरोध को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे प्रतिरोध को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। यानी प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है, गुण है। अगर हम बात करें प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध है क्या, तो आप कहेंगे कि ये एक प्रकार का गुण है। ठीक है, किसी भी चालक का क्या है, गुण। अब ये कैसा गुण है, तो आप कहेंगे कि किसी भी चीज को विरोध करने का। ठीक है, ये प्रतिरोध का मतलब ही क्या है, विरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, विरोध। ठीक है, यानी किसी भी चीज का विरोध करना। अब किसी भी चीज का मतलब क्या है, यानी घर में या किसी चालक में, किसी चालक की अगर हम बात करें, जैसे ये कोई चालक है। ठीक है, ये हमने कोई चालक बनाया। ठीक है, इस चालक में, इस चालक का क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। ठीक है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है। अब इसे अलग अलग पदार्थ के बने हुए जो चालक होते हैं, उनका अपना अपना एक गुण होता है। अपना अपना गुण होता है कि अपने अंदर से क्या होते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने देते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं चालक जिनसे बहुत कम ही मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आप अगर एल्युमिनियम ले लो, ठीक है, तो एल्युमिनियम से और फेरस, इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, दोनों से आवेश गुजरेंगे। ठीक है, दोनों से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गुजरेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे गुजरेगा, एल्युमिनियम से गुजरेगा। तो ये एल्युमिनियम से ज्यादा प्रतिरोध किसका है, फेरस का है, यानी लोहा का है। तो लोहा का गुण जो विरोध करने का था, वो एल्युमिनियम से क्या है, ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हमने क्या कहा कि विरोध करना। किसका विरोध करना, तो आवेश का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करेगा, यानी धारा का, धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, चल। अब आपको आगे बताया गया था कि ये प्रतिरोध जो होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने पहला फैक्टर बताया था कि जैसे जैसे हम प्रतिरोध का, जैसे जैसे हम किसी भी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने दो चालक बनाया, एक चालक है ए और एक चालक है बी, यानी दो तरह के कंडक्टर है ए एंड बी। ठीक है, इससे भी धारा प्रवाहित हो रहा है और इससे भी धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बी क्या है, बी की लंबाई ज्यादा है, बी की लंबाई ज्यादा है, ए की लंबाई कम है। तो बी की लंबाई ज्यादा है, इस वजह से हम कहेंगे कि जैसे प्रतिरोध जो हो गया, आर ए प्रतिरोध इसका मान लेते हैं और इसका आर बी प्रतिरोध मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, आर ए का होगा या आर बी का होगा। तो आप कहोगे कि जिसकी लंबाई अधिक होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, तो प्रतिरोध ऐसा हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से हमें इतनी बात पता चलते हैं कि जैसे जैसे हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे हम चालक की लंबाई घटाते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, प्रतिरोध भी घट जाता है। तो पहला फैक्टर ये था कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड किया, किसी भी चालक के लंबाई पर डिपेंड किया। अगर सेकेंड नंबर अगर हम बात करें तो ये चालक की मोटाई पर। ठीक है, सेकेंड नंबर अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नंबर बात क्या है कि हम किसी भी चालक के मोटाई पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये कोई चालक है। ठीक है, ये कोई चालक है, ऐसा ही चालक हमने यहाँ भी बनाया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये चालक ए है, ये चालक बी है, यानी कंडक्टर ए कंडक्टर बी है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो ये चालक क्या है, ये कंडक्टर जो है पतला है। इसका आकार क्या है, इसका जो काट क्षेत्रफल जो है, यानी इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है, इसकी जो मोटाई की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोटाई का। ठीक है, यानी जो जितना अधिक मोटा तार होगा
उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह यानी कि धारा का प्रवाह तेज होगा, ठीक है। और जो जितना पतला तार होगा उससे धारा का प्रवाह बहुत ही कम होगा, ठीक है। यानी मोटे की अपेक्षा पतले तारों में प्रतिरोध क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बात क्लियर हुआ। तो ये सेकंड फैक्टर था हमारा। थर्ड फैक्टर की बात अगर हम करें तो थर्ड फैक्टर और किस पे डिपेंड कर रहा था, तो आप कहेंगे कि चालक जो था, चालक के वो किस पे, यानी वो चालक किस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि ये फेरस का है, ये एल्युमिनियम का है, तो दोनों अलग अलग पदार्थों का बना हुआ है और अलग अलग पदार्थों का रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कम होगा, फेरस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जाना कि प्रतिरोध जो है निम्नलिखित फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। चल, अब बात आती है कि प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करने के लिए हम किसी न किसी युक्ति का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक, ठीक है। जो क्या करता है, हमारा प्रतिरोध को ज़्यादा यानी कि धारा को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। सीधी सी बात अगर समझे तो धारा को क्या करता है, रोक कर रखता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास, आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको एक चार्जर दिया गया होगा, ठीक है। आपको एक कंपनी ने, जिस मोबाइल है, जो भी मोबाइल का अपना कंपनी होगा, उसका क्या मिला होगा, आपको एक चार्जर मिले होंगे, ठीक है। ये चार्जर का क्या है, तो आप कहोगे कि हेड है, ठीक है। ये चार्जर का क्या है, हेड है। अब इस पर आप देखोगे ध्यान से तो इस पर लिखा हुआ मिलेगा 2.4 वोल्ट। क्या मिलेगा, 2.4 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा। अब ये वोल्ट का मतलब क्या है, विभवांतर है। वोल्ट का मतलब क्या है, विभवांतर। आपको बताया गया था कि धारा का सप्लाई तभी होगा जब दो बिंदुओं के बीच क्या हो जाए, विभव का अंतर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2.4 वोल्ट यहाँ पर है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, तो आपके घर की जो बिजली है, ठीक है, आपके घर में जो बिजली आ रहा है, ठीक है, वो कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 220 वोल्ट का हमारे पास घर में, यानी यहाँ पर जितने सारे फैन चल रहे हैं या हमारे सामने लाइट जो जल रहा है, ठीक है, इन सारे के लिए हमने कितने वोल्ट लगाए हैं, ठीक है। इन सभी के लिए हमारे घर में सप्लाई 220 वोल्ट का आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल को तो उतना वोल्ट चाहिए नहीं। आप कभी डायरेक्ट जोड़ कर देख लीजिएगा, मोबाइल तुरंत क्या हो जाएगा, आपका ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट को 2.4 वोल्ट में कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो युक्ति का प्रयोग करेंगे, और वही युक्ति हमारा क्या कहलाता है, तो प्रतिरोधक कहलाता है। बात क्लियर हुआ, क्या कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक है। चल, अब इस प्रतिरोधक को हम लोग दो तरीका से इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रतिरोध से हम लोग पहुंचे कहाँ पर, प्रतिरोधक के पास, ठीक है। यानी प्रतिरोधक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कितने तरीका से, दो तरीका से, ठीक है। आपको ये सारी चीज बताया गया है कि प्रतिरोध का एसआई यूनिट वगैरह क्या होते हैं। अगर कोई नए बच्चे डायरेक्ट इसी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो जाकर सबसे पहले प्रीवियस क्लास को देखेंगे, तभी आगे का क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जा सके, ठीक है। चल, देखिए, प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध को हम लोग जोड़ते हैं दो तरीका से, ठीक है। एक होता है कि श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ देते हैं। अब श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है, और एक हम लोग जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़ने का क्या मतलब निकलता है, ठीक है, इन दोनों को समझते हैं बारी बारी से। श्रेणी का मतलब क्या हुआ, सीरीज, ठीक है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और समांतर क्रम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी दो तरीका से हम किसी भी प्रतिरोधक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे आपके घर में, ठीक है, आप पहले समझो, आपके घर में हर कमरा के लिए अलग अलग क्या है, आप देखोगे तो अलग अलग बोर्ड है,
ठीक है, यानी आप जिस कमरे में रहते हैं, ठीक है, उस कमरे में एक बोर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है, उसमें आप देखोगे तो फैन लगे होंगे, आपके घर के जो कमरे होंगे उसमें फैन लगे होंगे, लाइट भी लगा होगा, और लगभग हमारा मानना है कि आपके घर में लाइट अगर लगे होंगे तो मिनिमम मान लेते हैं दो, 1 2 3, यानी 3 लाइटें लगे होंगे, ठीक है। फैन तो नॉर्मली लगा होगा 3 तरीका से, ठीक है। और भी अगर चला जाए तो हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, कि एसी लगा होगा, ठीक है, तरह तरह के लगे होंगे, सॉकेट लगे होंगे, जिसको आप कहते हो कि वो हमारा 3 प्लग है, ठीक है, या 5 पिन कहते हो उसे। देखो, आप फैन के लिए एक अलग स्विच रखते हैं, ठीक है, स्विच नंबर 1 हमने दिया। एक अलग स्विच आप देते हैं लाइट 1 के लिए, एक अलग स्विच देते हैं आप लाइट 2 के लिए, एक अलग स्विच देते हैं आप लाइट 3 के लिए, एक अलग स्विच देते हैं आप एसी के लिए, और एक अलग स्विच आप देते हैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, यानी सॉकेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर युक्ति के लिए, यानी कि हर इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, यानी फैन को चलाने के लिए अलग हमने कनेक्शन किया है। लाइट 3 है हमारे पास, और तीनों लाइट को जलाने के लिए हमारे पास अलग-अलग क्या है, स्विच हमने दिया है। एसी को चलाने के लिए अलग स्विच दिया है, यानी कि अलग-अलग स्विच से हम अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम लोग हमेशा जोड़ते हैं किस क्रम में, पैरेलल क्रम में, ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी एक स्विच से एक ही बल्ब का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम की बात करते हैं। श्रेणी क्रम होता क्या है, देखिए, श्रेणी क्रम की अगर बात करें तो अभी आ रहा है दीपावली का मौसम। दीपावली के मौसम में होता क्या है, तो आप घर पर लाइटें लगाते हैं, ठीक है, रंग बिरंगे लाइट आप लाते हैं मार्केट से खरीद कर, और अपने घर को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आप एक नाम सुने होंगे चाइनीज लाइट का। कौन सा लाइट, चाइनीज लाइट का, ठीक है। चाइनीज लाइट में होता क्या है, तो चाइनीज लाइट को आप झालर भी लाइट कह देते हो, ठीक है। तो चाइनीज लाइट में आप देखते हो कि उसमें क्या होता है, बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी बल्बें लगी होती हैं। उस बल्ब को ज्वाइंट करके एक ही प्लग दिया रहता है, ठीक है, और उसको आप कहीं एक सॉकेट में लगा देते हो तो सारा का सारा बल्ब जल जाता है और एक साथ जलता है। सारा का सारा बल्ब एक साथ क्या होता है, जलता है। तो ऐसे जो ज्वाइंट किए हुए, ऐसे जो बल्ब को ज्वाइंट किया गया है, ये किस क्रम में है, तो आप कहोगे कि श्रेणी क्रम में है, यानी इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, पहला समझ में आया। दूसरा अंतर है कि जब भी सीरीज में आपका एक बल्ब खराब होगा, क्या होगा, एक बल्ब अगर खराब हो जाए, ठीक है, एक बल्ब अगर खराब हो गया, ठीक है, तो आपका सारा का सारा बल्ब नहीं जलेगा, सारा का सारा बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो अगर फैन वाला हमारा स्विच अगर खराब हो जाए तो बाकी का सारा हमारा काम करता रहेगा। तो पैरेलल और सीरीज में यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो आपको बेसिक जानकारी हमने समझने के लिए बताया, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से अगर हम देखें तो सीरीज क्रम का जो है, ठीक है, सीरीज जो है कॉम्बिनेशन, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आर एस, एस का मतलब क्या है, सीरीज है, ठीक है, आर एस, और आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आर एस के लिए हमने क्या लिखा कि आर वन प्लस, यानी जितने आप रेजिस्टेंस उसमें लगा रहे हो, जितने आप प्रतिरोधक उसमें लगा रहे हो, उन सब का क्या कर देना है, योग कर देना है सीधे सीधे, ठीक है। इस तरीका से आप चले जाना, जहां तक मर्जी करे, जितना युक्ति दिया रहे यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है, पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो समानांतर के लिए क्या होता है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि 1/RP,
आर पी, पी का मतलब पैरेलल हुआ, ठीक है, इक्वल आप क्या करोगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे ही आप चले जाना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बना, तो आप कहोगे कि हमारा पैरेलल लाइन कॉम्बिनेशन का बना, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। देखो R1 का मतलब है कि पहला रेजिस्टेंस, R2 का मतलब है दूसरा रेजिस्टेंस, R3 का मतलब है तीसरा रेजिस्टेंस। तो R का मतलब क्या है, R की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और S की अगर बात करें तो S का मतलब है सीरीज, इसका मतलब है सीरीज, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ R का मतलब भी क्या है, तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस है, और यहाँ P का मतलब क्या है, पैरेलल है। हमारा मानना है कि इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, जितना बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। केवल आप पढ़ लेते थे कि सीरीज क्या है, समानांतर क्या है, उसका अर्थ नहीं समझते थे, लेकिन हमने आपको समझाया कि सीरीज का मतलब क्या है और समानांतर का मतलब क्या है, उसको हम कैसे जोड़ते हैं। ये आगे चल के आप जब जाओगे कहाँ, कोई टेक्निकल कोर्स करोगे जैसे आईटीआई करोगे, ठीक है, तो उन सारे चीज़ों में आपको ये सारे चीज़ काम आएंगे। इसलिए अभी से ही बेहतर ढंग से पढ़ो ताकि वहाँ हमारा पढ़ाई क्या हो, आसान बन जाए, ठीक है। चलो, तो ये फार्मूला। अब हम आते हैं इस पर बनने वाले कुछ प्रश्न के बारे में, ठीक है। कुछ प्रश्न देखते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करके भी देखेंगे। देखो, सबसे पहला है कि हमने कहा कि एक प्रश्न है, ठीक है, कि तीन प्रतिरोधक हैं, तीन प्रतिरोधक, ठीक है, ए बी सी है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध कितना है, तो आप मान लो कि 4 ओम है, 5 ओम है और 6 ओम है, ठीक है। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य का मतलब इन सब के बराबर हमें एक ऐसा रजिस्टेंस लगाना होगा ताकि इन तीनों के वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमारा एक सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि आर एस का मतलब और क्या हुआ। आर एस का मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्रतिरोध जो तीनों के प्रतिरोध के बराबर हो जाए, ठीक है। आर एस का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रतिरोध जो तीनों के प्रतिरोध के योग के बराबर हो जाए, यहाँ इसका मतलब ये है। और यहाँ का क्या है कि यहाँ इनवर्स है, ठीक है, बाकी सभी प्रतिरोधों के इनवर्स के योग के बराबर है। तो दोनों का फॉर्मूला भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं। पहला यहाँ से है कि आपको सीरीज में भी जोड़ना है और साथ ही साथ पैरेलल में। अगर सीरीज में जोड़ना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रतिरोध, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस लिखेंगे। आर एस का मतलब क्या हुआ, सीरीज हुआ, ठीक है। आप सीधा सीधा क्या करोगे, जोड़ोगे 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4 5 6, तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 15 ओम, ठीक है। कितना ओम हो गया, 15 ओम। यानी कि हमें एक ऐसा प्रतिरोधक, एक ऐसा युक्ति चाहिए कि ये 15 ओम के बराबर का है, ठीक है। आप देखो 4 ओम अलग था, 5 ओम अलग था, 6 ओम अलग था। इन तीनों को हटाकर अगर हम 15 ओम के एक ही प्रतिरोधक लगा दें, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। काम ही नहीं चलेगा, अच्छे ढंग से चलेगा, ठीक है। चल, अब यहाँ भी अगर हम करें तो यहाँ हमारा क्या होगा, तो आप लिखोगे 1/, ठीक है, आर पी इक्वल क्या हो गया, ठीक है, तो 1/4 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/6 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि क्या हो रहा है,
यहाँ से देखोगे तो एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ से एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो जाएंगे तो आप, ये कितना हो गया 15 ओम, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 12, ठीक है, ओम नहीं, ये 12 हो गया, साथ ही साथ ये क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है, ये 60 ओम। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना हो रहा है, 15 12 27 और 10 कितना हो गया 37, यानी हम इस चीज को यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/RP हो गया आपका क्या, तो कहोगे कि 37 हो गया 60 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आरपी कितना हो जाएगा, आरपी हो जाएगा, आप कहोगे 60 ओम अपॉन हो गया 37, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चल, तो ये बात आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में, ठीक है, कि सीरीज वाले को प्रूव करके बताना है, यानी कि आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 को हमें प्रूव करके दिखाना होता है लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो आप डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप इसको, चलिए। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, हम लोग को पढ़ना है कि श्रेणी क्रम को हम लोग क्या करेंगे प्रूव करके देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में, यानी आपका जो पेपर होने वाला है उसमें ये आपका पेपर में आना ही आना है, 100% आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि 100% ये चांस है कि आपको या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को या तो सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव करने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। चल, तो हम लोग पहले समझते हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है, ठीक है। यानी आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 3 प्रतिरोधक को जोड़कर आपको बताना है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में केवल 2 प्रतिरोधक आए, R1 और R2 केवल आ जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके R3 तक जाएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आपको R3 से ही बता रहे हैं। तो सबसे पहले सीरीज का आपको क्या बनाने हैं, तो फिगर बनाना है, ठीक है, कि कैसा होगा फिगर। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि V वोल्ट का एक बैटरी लेना है, ठीक है। V वोल्ट का एक बैटरी लेना है, ठीक है। इस V वोल्ट के बैटरी को एक चालक के माध्यम से जोड़ना है, एक चालक के माध्यम से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब इस चालक के माध्यम से जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, 3 प्रतिरोधक लगाना है, ठीक है। और 3 प्रतिरोधक हमारा क्या होगा, तो इस तरीका से हमारा 3 प्रतिरोधक है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि इस तरीका से हमारा 3 प्रतिरोधक है, ठीक है। अब यहां से ये पता है कि जो छोटी लाइन है वो क्या है आपका निगेटिव है, और जो बड़ी लाइन आपको दिया गया है वो हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से हमने आई धारा को प्रवाहित किया, ठीक है, यानी यहाँ से धारा का प्रवाह कितना हो रहा है, आई हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आई हो रहा है, यानी हर जगह आई हो रहा है, ठीक है। अब धारा सीधे गुजर रहा है, ठीक है। ये एक क्या बना, तो आप कहोगे कि ये एक क्लोज्ड सर्किट बना है, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट कहने का मतलब क्या है कि बंद परिपथ है, यानी आपको बिजली का झटका तभी लगता है जब एक क्या बनता है, एक क्लोज्ड सर्किट बनता है, यानी बंद क्या होता है परिपथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से हर जगह से क्या होगा, आई धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। आई क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं सबसे पहली पॉइंट कि आपको लेना क्या क्या है, तो आपको 3 प्रतिरोधक लेना है, ठीक है। एक क्या लेना है, बैटरी लेना है, ठीक है, V वोल्ट का। अब V वोल्ट कहने का मतलब आप 24 वोल्ट ले लें, 6 वोल्ट ले लें, 12 वोल्ट ले लें, कोई मैटर नहीं करता, इससे धारा को प्रवाहित करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 युक्ति को जोड़ा है, तो इस युक्ति का हाँ कुछ ना कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आपके जरूरत के अनुसार रेजिस्टेंस का मान होगा, ठीक है। हमने माना हमें प्रूव करना R1 R2 और R3, तो इस वजह से हम मान कर चलेंगे क्या R1 R2 और R3 को मानेंगे, ठीक है। तो इसको R1 माना,
इसको R2 माना और इसे हमने R3 मान लिया। ठीक है, चल अब यहाँ पर V वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो अलग अलग मान कर लेते, एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, और ये पॉइंट हमारा C है, और ये पॉइंट हमारा D है। ठीक है, तो देखो यहाँ से V वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ए और बी के बीच में हमने माना कि यहाँ जो वोल्टेज है वो V1 है। वो कितना है, V1 वोल्टेज है। और V1 हमने क्यों माना, हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध अलग अलग है। ठीक है, हमें V1 माना है क्योंकि धारा तो सेम जा रहा है, धारा क्या हो रहा है, सेम जा रहा है, तो हमने वोल्टेज अलग अलग माना। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है तो अपना क्या करेगा, धारा को रोक कर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज को कुछ ना कुछ रोकेगा, इस वजह से ही हमने क्या माना, V1 माना। ठीक है, अब B और C के बीच में भी हमने कुछ वोल्टेज होगा, तो हमने इसका नाम दिया V2, इसका नाम हमने दिया V2। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ हमने V3 दिया। ठीक है, यानी कि अलग अलग रेजिस्टेंस के पास से, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज हमें सप्लाई होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चल तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखोगे क्या कि हमने माना कि V वोल्ट का एक बैटरी लिया, ठीक है, जिससे धारा I प्रवाहित होना है। ठीक है, हमने 3 रेजिस्टेंस लिया जिसका वैल्यू R1, R2 एंड R3 है, जिसे पॉइंट A और B के मध्य लगाया गया, B एंड C के मध्य लगाया गया और C और D के मध्य लगाया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेसिक आपका है। ठीक है, कि आपने किस किस चीज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ ना कुछ मानना होगा। ठीक है, हर चीज आपका मानने का है। ठीक है, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, हर चीज तो मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ भी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि माना कि तीनों प्रतिरोधों से तीनों प्रतिरोधों से धारा I प्रवाहित हो रहा है, धारा I प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यही माना कि धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, I हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ I सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कहीं रुकने का चांस नहीं है, लेकिन पैरेलल में हम जाएंगे तो ये धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, धारा बढ़ जाएगा तो मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्रतिरोधक हमने लगाया। ठीक है, प्रतिरोधक जहाँ प्रतिरोधक प्रतिरोधक R1 A एंड B के बीच बिंदु बिंदु A बिंदु AB के बीच है। ठीक है, R2 बिंदु BC के बीच तथा R3 बिंदु CD के बीच है, CD के बीच लगाया गया है, जिससे होकर वोल्टेज V1 V2 और V3 है। ठीक है,
यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस R1 के पास आप देख पा रहे हो कि V1 वोल्टेज है, R2 के पास V2 वोल्टेज है और R3 के पास क्या है, वोल्टेज 3 है, यानी V3 है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, क्या कि आप सारी सामग्री का नाम लिखो, युक्ति का नाम लिखो। सेकेंड स्टेप हुआ कि आपको बताने हैं कि हमने कैसे कैसे इसको लगाया है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की बात आती है कि हम यहाँ पर ओम का नियम लगा लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ओम के नियम अनुसार। चलो, ओम का नियम आपको पता है, ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है। अब ओम्स का लॉ क्या कहता है, कहता है कि V अपॉन आई जो है किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि V किसके बराबर होगा, I इंटू R के बराबर होगा। ये बातें तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले A और B के बीच देखेंगे, ठीक है, बिंदु A और B, या आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, बिंदु ए बी के बीच, ठीक है। यहाँ से क्या कह सकते हो, V1। तो V1 इक्वल क्या होगा, यानी V1 अगर हमें निकालना है तो V1 क्या होगा, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा R1 है, रेजिस्टेंस कितना R1 है, धारा का सप्लाई कितना हो रहा है, I हो रहा है, धारा का सप्लाई I, क्योंकि हमने माना है कि तीनों प्रतिरोधों से धारा क्या हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो हमने I लिखा है, ठीक है। तो R1 इंटू क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। इसी तरीका से हम बिंदु बिंदु BC के बीच V2 इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे कि R2 इंटू आई होगा। बिंदु CD के बीच आप कहोगे कि V3 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि R3 इंटू आई होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको बात क्लियर है या नहीं है, बात क्लियर है कि हम यहाँ से तीनों का V1 V2 और V3 निकाल दिए, ठीक है। चल, अब इतनी बात तो हमें पता है कि यहाँ देखो वोल्टेज यहाँ से सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ठीक है, भी जा रहा है, यहाँ पर बट जा रहा है, ठीक है। लेकिन अंततः तो ये भी वोल्टेज वापस आ रहा होगा। अगर हम आपसे बात कहें तो अगर मार्केट में आप 2 रुपए का एक चॉकलेट खरीद के आ रहे हो, इसका मतलब है कि 2 रुपए आपने दिया है तो 2 रुपए का ही आपको प्राप्त हुआ है कोई भी चीज। आप यहाँ से V वोल्ट का सप्लाई दे रहे हो तो ये पुनः वापस कितने वोल्ट आ रहे होंगे, V वोल्ट का। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, कि V इक्वल क्या होगा, V इक्वल होगा, आप कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से V इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि V बराबर लिख सकते हैं V1 के जगह पर R1 I प्लस V2 की जगह पर R2 I और V3 की जगह पर लिख सकते हैं R3 I, ठीक है। तो यहाँ से आप V इक्वल लिख सकते हैं क्या, I को कॉमन ले लीजिए, तीनों में समान है I। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक कोई भी समस्या है तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। अब आपको इसको इक्वेशन की तरह मान सकते हैं कि इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन की तरह आप मान सकते हैं कि ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इतनी बात तो आपको पता है कि हम जितने ये रेजिस्टेंस जो लगाए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस जो लगाए हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध हम अगर एक ऐसा रेजिस्टेंस ले लें, ठीक है, जो इन तीनों के मान के बराबर हो जाए। कहने का मतलब है कि जैसे आपके घर में कोई काम करने वाला आया, ठीक है, आपको 10 कुर्सी बनाना है, आप लगा रहे हो कितने, 10 कुर्सी बनाने के लिए मान लो कि 5 मजदूर लगाए हो, ठीक है। लेकिन एक ऐसा बंदा ढूंढो जो उन पांचों के बराबर अकेले काम कर दे, यानी जो 5 लोग कुर्सी बना रहे थे 10, वो 10 कुर्सी अकेला एक ही बंदा बना दे, तो दोनों के क्या इफिशियंसी में कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहोगे कि नहीं फर्क पड़ेगा। यानी जितना ये तीनों मिलकर काम कर रहा है
उतना ही एक अकेले वाला काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो क्या कि तीनों प्रतिरोधों का तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध है आर एस माना है। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि तीनों प्रतिरोध का एक प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध आर एस मान लिया। ठीक है, यानी यहां से अगर हम एक ऐसा लगा दें, ठीक है, अब यहां पर एक फिगर आप समझना, एक रफ फिगर कि देखो क्या दिखाई दे रहा है, बोलो, यहाँ दिखाई दे रहा है। चल, हमने यहाँ पर एक बना दिया रफ। ठीक है, एक हमने यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना दिया। ठीक है, एक छोटा सा हमने एक फिगर बना दिया। ठीक है, इस फिगर से हमने क्या कहा कि V वोल्ट का सप्लाई हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने आर एस लगा दिया, यानी एक ही रेजिस्टेंस लगाया और धारा यहाँ से I प्रवाहित कर दिया। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ R1 R2 और R3 जो है, इन तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है, जिसका नाम क्या पड़ा, आर एस पड़ गया। ठीक है, यही बात हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, बात क्लियर। चल, तो अब यहाँ से अगर हम कहें कि अगर कंप्लीट अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इसके अनुसार V बराबर क्या होगा, V बराबर आप कहोगे कि यहाँ से I इंटू आर एस हो जाएगा। I इंटू क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। अब यहाँ से I इंटू आर एस हो गया, तो इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। अब जैसे ही इक्वेशन 2 माना तो इक्वेशन 1 की जगह पर इक्वेशन 2 को कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, रख देते हैं। अब यहाँ पर देखो, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कि हम V की जगह पर अब क्या रख देते हैं, I इंटू आर एस रख देते हैं। ठीक है, तो I इंटू आर एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप इस कॉपी कर लिए होंगे, अब इसको आप हम रफ कर रहे हैं ताकि आप समझ सको। ठीक है, चल देखो, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी हमने कहा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, चल, V के जगह पर क्या रखना है, I इंटू आर एस रखना है। तो I इंटू आर एस, यहाँ पर देखो V के जगह पर हमने क्या रखा, I इंटू आर एस रख दिया। ठीक है, इक्वल, यहाँ पर क्या था, I था ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक है, I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आर एस इक्वल क्या हो गया, तो आप कहोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, और यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला क्या हुआ, प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो इस तरीका से आपके 5 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बन जाता है, कईयों बार पूछा हुआ है। अगर इसमें आपको लगता है कि हमें डाउट है तो अब आप पूछ सकते हैं, बोलिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो आज हम लोगों ने सीखा किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और उसको प्रूव करने के बारे में सीखा। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूव करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इसको आप अच्छे ढंग से पुनः, अगर समझ में नहीं आया तो पुनः देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और बड़े का आदर और सम्मान करते रहें। चल।